Good morning, students. I am Prabhakar. I am your faculty for the subject Social Security Legislation. Students, today we are going to deal with Section 7 of Payment of Gratuity Act 1972, which describes about determination of the amount of gratuity. In our earlier sessions, we have already covered up to Section 6 that describes about nomination. वहाँ तक हमने स्टूडेंट्स डिटेल में पढ़ लिया है. अब जो है Section 7 को आज हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि Section 7 के साथ Section 7A जो इंस्पेक्टर और 7B जो पावर ऑफ इंस्पेक्टर दोनों की बात करता है, तो हम लोग आज सेक्शन 7 को डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. तो इसके कई सब सेक्शंस हैं, उसको वन बाय वन हम लोग देखते हैं. ऑन योर स्क्रीन आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट का जो बेयर एक्ट है उसको मैंने शेयर किया हुआ है. इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं. ए पर्सन हु इज़ एलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी अंडर दिस एक्ट और एनी पर्सन ऑथराइज्ड इन राइटिंग टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ शैल सेंड ए रिटन application to the employer within such time and in such form as may be prescribed for payment of such gratuity. जो भी एलिजिबल पर्सन है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी के लिए, या तो वो, या अगर उसने किसी को ऑथराइज़ किया हुआ है तो वो बंदा जो है फिर एक रिटन एप्लीकेशन दे के एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करेगा विद इन सच टाइम और सच फॉर्म के साथ जो भी प्रिस्क्राइब्ड है कि ग्रेचुटी का पेमेंट किया जाना चाहिए. देन सबसेक्शन 2 बताता है एज सुन एज ग्रेचुटी बिकम्स पेबल. जैसे ही ग्रेचुटी पेबल हो जाता है, एम्प्लॉयर सेल वेदर एन एप्लीकेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 हैज़ बीन मेड और नॉट. एप्लीकेशन अगर मिला है एलिजिबल एम्प्लॉय के द्वारा या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, या नहीं भी मिला है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी. वो ग्रेचुटी के अमाउंट को एम्प्लॉयर कैलकुलेट कर देता है और नोटिस राइटिंग में एम्प्लॉय को दे देता है जिसको ग्रेचुटी पेबल, जिसको ग्रेचुटी पे करना है उसको या उसके रिप्रेजेंटेटिव को रिटन में एम्प्लॉयर बता देता है कि कितना अमाउंट ग्रेचुटी का रहेगा. एंड ऑल्सो टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी स्पेसिफाइंग द अमाउंट ग्रेचुटी सो डिटरमाइंड. कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भी बता देता है कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए कितना ग्रेचुटी का अमाउंट आफ्टर कंप्यूटेशन कैलकुलेट करके हुआ है. देन सेक्शन 3 जो है बताता है द एम्प्लॉयर शैल अरेंज टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी विदिन 30 days फ्रॉम द डेट इट बिकम्स पेबल टू द पर्सन टू हुम द ग्रेचुटी इज पेबल. मतलब एम्प्लॉयर को जो है 30 दिन के अंदर जो है ग्रेचुटी का अमाउंट अरेंज करके उसे पे करना है. किसे? जिसको, जो कि ग्रेचुटी के लिए जो एम्प्लॉय एलिजिबल है. देन सेक्शन 3A बताता है, सबसेक्शन 3A बताता है कि द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेबल अंडर सबसेक्शन 3 इज नॉट पेड बाय द एम्प्लॉयर within the period specified in subsection 3, the employer shall pay from the date on which the gratuity becomes payable to the date on which it is paid simple interest at such rate not exceeding the rate notified by the central government from time to time for repayment of long term deposits. यहाँ पे स्टूडेंट ये बताया गया है कि विद इन 30 days एम्प्लॉयर हैज़ टू पे द ग्रेचुटी अमाउंट टू द पेबल एम्प्लॉय, एंड इफ़ द एम्प्लॉयर फेल्स टू पे द ग्रेचुटी अमाउंट टू द एम्प्लॉय देन इन दैट केस जितने दिन तक, जिस डेट को उसे पेमेंट करनी थी उस डेट के बाद से जितना डिले होगा, एक उस अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट जोड़ के जब तक वो डिले होता है वो एम्प्लॉई को उस सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे उसको पेमेंट जोड़ के उसे पेमेंट करना है. और उस सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉन्ग टर्म जो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म जो डिपॉजिट्स होते हैं उसका जो इंटरेस्ट होता है उसी इंटरेस्ट को अप्लाई करेगी. तो उस इंटरेस्ट को अप्लाई करके उसको जोड़ के ग्रेचुटी को जो है उस डिलेड ग्रेचुटी को एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगा. देन प्रोवाइडेड दैट नो such interest shall be payable if the delay in the payment is due to the fault of the employee. अगर ऐसा है कि अगर एम्प्लॉय ने कोई मिस्टेक कर दिया जिसकी वजह से डिले हो रहा है, तो वैसे केस में एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट के साथ नहीं पे करना होगा. और अगर उसने कंट्रोलिंग अथॉरिटी से परमिशन लेके रखा हुआ है रिटन में कि अगर ये डिलेड पेमेंट है जिसमें एम्प्लॉय की गलती है तो उसे सिंपल इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा. देन सबसेक्शन 4 बताता है कि इफ देयर इज़ एनी डिस्प्यूट as to the amount of gratuity payable to an employee under this act or as to the admissibility of any claim of or in relation to an employee for payment of gratuity or as to the person entitled to receive the gratuity, the employer shall deposit with the controlling authority such amount as he admits to be payable by him as gratuity. मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बताया गया है कि जो भी अमाउंट, अगर कोई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो एम्प्लॉयर अगर उस डिस्प्यूट में
अगर जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी से डिस्प्यूट के प्रोस्पेक्ट में जाता है तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी तब तक उसको अलाउ नहीं करेगा उस डिस्प्यूट को आगे ले जाने में जब तक जो कैलकुलेटेड एम्प्लॉयर के द्वारा जो ग्रेच्युटी है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास डिपॉजिट ना कर दिया है। मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटी ये बताती है कि फर्स्ट यू डिपॉजिट द अमाउंट रिलेटेड टू दैट एम्प्लॉय इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रेच्युटी, जो भी डिटर्मिनेशन हुआ है, देन ओनली इफ़ यू फील दैट देयर इज़ एनी डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड एम्प्लॉय, तभी आप उस टाइप के डिस्प्यूट्स को आगे लेके जा सकते हो। बट फर्स्ट जो है आप वो अमाउंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास डिपॉजिट कर दो। वेयर देयर इज़ ए डिस्प्यूट विथ रिगार्ड टू एनी मैनर और मैटर्स स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए, द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय और एनी अदर पर्सन raising the dispute may make an application to the controlling authority for deciding the dispute। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी उस डिस्प्यूट के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों उसको ही आगे एप्लीकेशन देते हैं और उसके बाद जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको प्रॉपर इंक्वायरी करता है और दोनों पार्टीज़ को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देता है और उनको सुनता है। देन ही डिसाइड्स determine the matter or matters in dispute, and if as a result of such inquiry any amount is found to be payable to the employee, the controlling authority shall direct the employer to pay such amount, or as the case may be such amount as reduced by the amount already deposited by the employer। मतलब दोनों पार्टीज़ को सुन के और प्रॉपर इंक्वायरी करके कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अगर लगता है कि वट एवर अमाउंट इज़ डिसाइडेड फॉर पेइंग द एम्प्लॉई दैट एम्प्लॉयर हैज़ टू पे, देन तो वो डायरेक्ट करता है एम्प्लॉयर को और जो भी एम्प्लॉयर ने एट द टाइम ऑफ गोइंग फॉर द क्लेम जो उसने पहले डिपॉजिट किया हुआ है कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास उसको माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट जो एम्प्लॉयर को जो है एम्प्लॉई को पे कर देना होता है। देन द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल पे द अमाउंट डिपॉजिटेड इंक्लूडिंग द एक्सेस अमाउंट इफ एनी डिपॉजिटेड बाय द एम्प्लॉयर टू द पर्सन इंटाइटल्ड देयरटू। और वो जो डिपॉजिटेड अमाउंट है या एम्प्लॉयर ने उसके अलावे भी कुछ पे किया है जो कि जिसके लिए एम्प्लॉई एलिजिबल है तो वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको पे कर देता है। देन एज सुन एज मे बी आफ्टर ए डिपॉजिट इज मेड द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल पे द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट। जैसे ही कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास वो डिपॉजिट हो जाता है वो उस डिपॉजिट को अप्लीकांट को दे देता है जहाँ पे वो एम्प्लॉई है जो कि जिसको वो अमाउंट पे करना है, और अगर वो एम्प्लॉई नहीं है अप्लीकांट वो एम्प्लॉई नहीं है तो उसके नॉमिनी को या फिर उसके नॉमिनी को उसके उत्तराधिकारी हेयर को जो है वो अमाउंट पे कर दिया जाता है। और फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन द कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन ए कोर्ट। सेम पावर उसको दिया गया है और उस पावर के बेसिस पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसी को भी इन्फोर्स कर सकता है अटेंडेंस के लिए या एग्जामिन करने के लिए या किसी भी डॉक्यूमेंट्स की डिस्कवरी और प्रोडक्शन के लिए बोल सकता है या फिर रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स कर सकता है या फिर इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। ये सारे पावर्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी को दिए हुए हैं। देन कोई अगर एग्रीवेट पार्टी है जो कि उस डिसीजन से खुश नहीं है उस ऑर्डर से तो 60 डेज़ के अंदर जो है अपील कर सकता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जिससे को या फिर उस अथॉरिटी को जिसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बताया हुआ है जहाँ पे अपील किया जा सकता है। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर वो जो अपेलेंट अथॉरिटी है अगर वो फाइंड करती है कि अपील करने में इंटेंशनली दूसरी पार्टी ने डिले करवा दिया तो वैसे केस में 60 और डेज़ उसको दिया जा सकता है। Then provided further that no appeal by an employer shall be admitted unless at the time of preferring the appeal the appellant either produces a certificate of the controlling authority to the effect that the appellant has deposited with him an amount equal to the amount of gratuity required to be deposited under subsection। तो यहाँ भी वही बात है स्टूडेंट्स कि एम्प्लॉयर तब तक अपील नहीं कर सकता है जब तक कि वो अमाउंट उसने डिपॉजिट पहले से करके ना रखा हो। देन the appropriate government or the appellant authority as the case may be after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard confer modify or reverse the decision of the controlling authority। फिर appropriate government और या जो appellant authority है उस अपील के बाद उस जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसके डिसीजंस में चेंजेस ला सकती है और उसी सेम डिसीजन को एक्सेप्ट भी कर सकती है। तो स्टूडेंट्स इसके बेसिस पे हमने सेक्शन 7 डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेजुटी जो पेबल है वो हमने पढ़ा। देन सेक्शन 7A टॉक्स अबाउट इंस्पेक्टर जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के इसको मॉनिटर करने में
हेल्प करते हैं। सेक्शन 7A टॉक्स अबाउट इंस्पेक्टर। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट एज मेनी इंस्पेक्टर एज इट डीम्स फिट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट को चैनलाइज करने के लिए इंस्पेक्टर्स की नियुक्ति जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है, जितने इंस्पेक्टर्स की ज़रूरत है एज दे थिंक इट इज़ फिट फॉर, तो ऐसे इस एक्ट के प्रोविजंस को लागू करने के लिए होती है। देन सेकेंड है द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिफाइन द एरिया टू विच द अथॉरिटी ऑफ एन इंस्पेक्टर सो अपॉइंटेड शैल एक्सटेंड एंड वेयर 2 or more inspectors are appointed for the same area also provide by such order for the distribution or allocation of work to be performed by them under this act। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स की जो लिमिटेशंस हैं, जो उनका एरिया है वो डिफाइन करती है, और अगर एक ही एरिया में 2 से 3 इंस्पेक्टर हैं तो उनका क्या जॉब एलोकेशन होगा वो भी डिफाइन कर दिया जाता है। देन एवरी इंस्पेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी ए पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860। सारे इंस्पेक्टर को जो है पब्लिक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, उनको उसका दर्जा दिया जाएगा ताकि उनको सुपरविज़न और सभी चीज़ों के राइट्स मिल जाते हैं। देन सेक्शन 7B टॉक्स अबाउट पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स। Subject to any rules made by the appropriate government in this behalf, an inspector may, for the purpose of ascertaining whether any of the provisions of this act or the conditions, if any of any exemptions granted thereunder have been compiled with, exercise all or any of the following powers, namely, require an employer to furnish such information as he may consider necessary। इंस्पेक्टर का पावर है कि एम्प्लॉयर्स को किसी टाइप का इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए बोल सकता है, देने के लिए बोल सकता है जो उसको लगता है कि ये ज़रूरी है। वो इंटर और इंस्पेक्ट करता है ऑल रीजनेबल आवर्स में अपने असिस्टेंट के द्वारा किसी भी प्रीमाइस को जो है वो इंटर कर सकता है, उसको चेक कर सकता है, ये पावर है। देन एग्जामिन विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर रेलिवेंट टू एनी ऑफ द पर्पसेज अफोरसेड द एम्प्लॉयर और एनी पर्सन हुम ही फाइंड्स इन सच प्रीमाइसेज और प्लेस, किसी को भी इंटरोगेशंस में ले सकता है। देन मेक कॉपीज़ ऑफ और टेक एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड रिकॉर्ड्स, नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट्स एज ही मे कंसिडर रेलिवेंट। सारे रिकॉर्ड्स, सभी चीज़ों को वो उसका एक्सेस उसको रह सकता है। देन एक्सरसाइज सच अदर पावर्स, जो अदर पावर्स भी हैं उसको भी वो यूज़ कर सकता है। तो ये सारे पावर्स इंस्पेक्टर को दिए हुए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स थ्रू दिस सेक्शन 7A and 7B we have gone through the different provisions of पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, और इसमें हमने इंस्पेक्टर और उसके पावर्स भी देखे, स्टडी किए। नेक्स्ट सेक्शन 8 जो है रिकवरी ऑफ ग्रेचुटी, और उससे आगे हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।